Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with one of the important topic for all the candidates who are going to give the examination for the post of credit manager in Bank of India. Then this topic is very useful for all of you. Okay, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, लास्ट तक देखिए। आपको ये जो टॉपिक है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, मतलब कि इसको शॉर्ट में बोला जाए तो सरफराइसी एक्ट 2002। ओके, आप सुने होंगे सरफराइसी एक्ट 2002। तो देन दिस टॉपिक इज वेरी मच यूजफुल एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा क्वेश्चंस पूछा जाता है। कोई भी क्रेडिट मैनेजर का आप क्रेडिट ऑफिसर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लो, उसमें आपको सरफराइसी एक्ट से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ओके, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आई विल डिस्कस एवरीथिंग दैट इज रेलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर सरफराइसी से क्वेश्चन आया तो आपको इस वीडियो के बाहर से नहीं आएगा। ओके, क्योंकि मैंने बहुत एनालाइज करके ये पीडीएफ आप लोगों के लिए बनाया है। पहले आप पीडीएफ देख लो। एवरीथिंग आर कवर्ड, जो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है सरफराइसी एक्ट में, आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन दिस पीडीएफ। ओके, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप एक काम करो, मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो। मेरा टेलीग्राम चैनल आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां से आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, चलिए हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं सरफराइसी एक्ट 2002, सरफराइसी एक्ट। और जैसे देखिए बता दूं, बैंक ऑफ इंडिया का जो एग्जामिनेशन है अभी आपके पास ऑलमोस्ट 1 मंथ है आपके पास, ठीक है। तो अभी आपके पास 1 मंथ है ऑलमोस्ट, तो अभी आपको एकदम प्रिपरेशन इतना अच्छा करना है ना कि मतलब सिलेक्शन लेने का ही सोचना है। अभी ऐसा पढ़ाई करना है कि सिलेक्शन लेने का सोचना है। नंबर ऑफ वैकेंसीज का बात की जाए तो काफी अच्छा वैकेंसीज था, तो आपके पास चांस है यहाँ पे जॉब लेने का, ठीक है। तो प्रिपरेशन अच्छा करिए, तैयारी अच्छा करिए, पढ़ाई अच्छा करिए, डेफिनेटली जॉब मिलेगा, ठीक है। चलिए, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, मतलब सरफराइसी एक्ट के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ओवरव्यू ले लेते हैं। कोई भी एक्ट अगर पहले पढ़ो तो उसको ओवरव्यू ले लो, ठीक है। ब्रीफ ओवरव्यू, तो मैंने भी आप लोगों के लिए एक ब्रीफ ओवरव्यू लाया सरफराइसी एक्ट का। देखिए, द सरफराइसी एक्ट वाज इरेक्टेड विद द इंटेंशन ऑफ अलाउइंग बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू कैपिचुएट ऑन एनपीए विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। मतलब कि ये क्या बोलता है, सरफराइसी एक्ट इसलिए लाया गया कि बैंक वाले या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले अपना पैसा बोरोवर से रिकवर कर सके विदाउट इंटरवेंशन ऑफ ए कोर्ट, मतलब कि उसमें कोर्ट का लफड़ा ना पड़े बीच में, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खुद जाकर के बरोबर से पैसा रिकवर कर सके टू रिकैप्चर ऑन एनपीए। जैसे कि एनपीए का बात किया जाए तो एनपीए क्या होता है, एनपीए क्या होता है ना कि अगर बरोबर अगर पेमेंट नहीं करता है, जिस दिन उसका ड्यू डेट होता है पेमेंट करने का, अगर वो ड्यू डेट के दिन अगर पेमेंट नहीं करता है तो उससे 90 डेज, मतलब अगर 90 डेज के अंदर तक पेमेंट नहीं करता है, क्या होता है ना कि ड्यू डेट होता है, ड्यू डेट के बाद अगर 90 डेज तक अंदर भी वो पेमेंट नहीं किया तो वो एनपीए के अंदर चल जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट के अंदर चला जाता है। जैसे कि मैं जनरल बातें आपको पहले बता दूं, अगर बैंकिंग टर्म में देखा जाए तो बहुत सारे टर्म्स होते हैं, जैसे कि परफॉर्मिंग एसेट। परफॉर्मिंग एसेट्स मतलब क्या होता है ना कि जैसे बैंक ने जब लोन दिया बोरोवर को, तो जब बोरोवर उसको उस लायबिलिटी को पूरा कर रहा था, मतलब वो चुका रहा था और अपना जो भी उसका लायबिलिटी बनता था बोरोवर को वो चुका रहा था पैसा आपको, ठीक है, बैंक को चुका रहा था, जितना उसको पर मंथ जितना भी लगता था, चाहे जैसे भी उसको पेमेंट करना था वो पेमेंट कर रहा था, तो वो परफॉर्मिंग एसेट के अंदर था। पर जब बोरोवर डिफॉल्ट कर दिया, पेमेंट नहीं करने लगा, तब वो एनपीए में चला जाता है, ठीक है। और एक चीज और होता है लॉस एसेट्स। लॉस एसेट क्या होता है ना कि जब बैंक वाले को लग जाता है कि अरे ये तो बोरोवर पैसा देने वाला नहीं है, तो उसको लॉस एसेट के अंदर रखा जाता है। तो ये थोड़ा टर्मिनोलॉजी है। ओके, तो ये मैं आपको जनरल जानकारी के लिए बता दूं, अगर एमसीक्यू ये भी पूछ सकता है कि एनपीए कितना दिन के बाद होता है, तो 90 डेज के अंदर होता है, ठीक है। सरप्राइज एक्ट क्यों लाया गया कि बैंक वाले और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले अपने पैसा एक बोरोवर से रिकवर कर सके और उसमें बीच में कोर्ट का लफड़ा ना पड़े। बिना कोर्ट का लफड़ा पड़े हुए सरप्राइजी एक्ट में ऐसा लिखा गया है कि बैंक वाले और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले अपना पैसा बोरोवर से रिकवर कर सकते हैं, ठीक है।
थोड़ा बहुत बात जान लेते हैं सरफराइसी एक्ट में। देखिए सरफराइसी एक्ट अगर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो सरफराइसी एक्ट से आपको थोड़ा सा अंदर से पूछ सकता क्वेश्चन, आपको थोड़ा दिमाग यहाँ पे लगा दिया अगर तो पूछ देगा क्वेश्चन। जैसे देखो यहाँ पे सरफराइसी एक्ट है ना, तो सरफराइसी एक्ट में क्या होता है ना कि जब बैंक वाले ने जब लोन दिया ना, उसको किसको दिया लोन, बैंक वाले बरोवर को लोन दिया ना, तो जो बरोवर को जब लोन देता है ना बैंक वाला, ठीक है, तो जो वो लोन होता है ना वो फाइनेंशियल एसेट्स कहा जाता है। फाइनेंशियल एसेट्स कहा जाता है वो लोन अमाउंट जो बैंक किसको देता है, बोलो, बैंक देता है बरोवर को लोन, उसको फाइनेंशियल एसेट्स बोला जाता है। ठीक है, एक चीज और जान लो इसमें, जो बैंक देखो लोन दिया बरोवर को तो ऐसे नहीं दे देगा ना, ऐसे कैसे दे देगा, तो उसके लिए बरोवर अपना कुछ सिक्योरिटीज रखता है कि हाँ ये सिक्योरिटीज से अगर डिफॉल्ट किया तो उसे रिकवर कर लो, जनरली ऐसा ही होता है। ठीक है, तो वो सिक्योरिटीज को सिक्योर्ड एसेट्स यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, तो थोड़ा टर्मिनोलॉजी था और थोड़ा बेसिक्स था वो मैं आपको बता दिया। चलिए चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। आई विल डिस्कस एवरीथिंग इन दिस वीडियो। अब वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब वीडियो में बता दूं, अगर आप बैंक ऑफ इंडिया का एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, अगर आप कोई भी क्रेडिट ऑफिसर का एग्जामिनेशन देने वाले हो, तो आप मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा। और जो क्रेडिट ऑफिसर के लिए एग्जामिनेशन देने वाले उन लोगों के लिए तो मैं काफी यूजफुल वीडियोस डेली लेकर आऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अभी लाइक करिए, जाकर नीचे जाकर लाइक करिए। ओके, वीडियो का लाइक करिए, जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करिए, हर एक ग्रुप में शेयर करिए। जो भी कैंडिडेट अगर एग्जामिनेशन दे रहे हो बैंक ऑफ इंडिया का, क्रेडिट ऑफिसर का, तो वो मेरा वीडियो देखे ताकि उसको भी हेल्प हो सके। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। सरफराइसी एक्ट लाया गया क्योंकि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपना पैसा रिकवर कर सके बरोवर से। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट आर डिफाइंड, जैसे कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट को डिफाइंड किया गया अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ऑफ द एक्ट। ओके, एक्ट मतलब सरफराइसी एक्ट में दीज आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट हैव ए प्रेजेंस इन इंडिया एंड have been notified by the Indian government. Okay, तो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपके लिए लिखा हूं, the act has specified two broad strategy for recovering NPA। ये जो एक्ट है ना सरफराइसी एक्ट, ये दो ब्रॉड स्ट्रेटजी लाया है फॉर रिकवरी द NPA। दिस इन्वॉल्व्स आइदर टेकिंग ओनरशिप ऑफ द बोरोवर सिक्योर्ड एसेट। देखिए दो तरह से आप NPA को रिकवर कर सकते हो। दिस इन्वॉल्व्स टेकिंग ओनरशिप, पहला कि आप उसको ओनरशिप ही ले लो, बोरोवर का, बोरोवर का ओनरशिप ही ले लो। किसका ओनरशिप ले लेगा, सिक्योर्ड एसेट्स का ले लेगा ओनरशिप। ठीक है, बोरोवर का सिक्योर्ड एसेट का ओनरशिप ले लेगा विद द पावर टू। अब वो सिक्योर्ड एसेट को क्या करेगा बैंक, उसको इधर लीज करके अपना पैसा रिकवर करेगा, या फिर असाइन करके, या फिर उसको रीसेल का सिक्योर्ड एसेट्स, मतलब उसको लीज करके, चाहे उसको बेच करके, चाहे जैसे भी करके, अगर बैंक रिकवर कर पाता है अपना लोन का लायबिलिटी, जितना भी बैंक पेमेंट किया था उसको, अगर वो NPA का रिकवर कर सकता है बैंक, तो वो कर सकता है। ठीक है, और टेक ओवर द बोरोवर मैनेजमेंट और कंपनी अंटिल द NPA इज रिट्रैप्ड। और एक और ऑप्शन देता है कि अगर बोरोवर अगर पेमेंट नहीं कर पाया बैंक को, तो बैंक वाले क्या कर सकते हैं कि बोरोवर का मैनेजमेंट को ही बोलते हैं कि अब तुम्हारा मैनेजमेंट मैं संभालूंगा, मतलब बैंक संभालेगा, बोरोवर का मैनेजमेंट बैंक संभालेगा। और जब तक कि बैंक वाले का जो बैंक वाले जो उसको दिया था लोन, जब तक वो अपना लोन अमाउंट रिकवरी नहीं कर लेता है बैंक वाले बोरोवर से, तब तक बोरोवर का मैनेजमेंट में जो काम करेंगे वो बैंक वाले लोग काम करेंगे, और जितना भी उससे रिकवरी होगा तब तक रिकवर करेंगे, तब तक जब तक कि उसका पैसा, बैंक वाले का पैसा रिकवर ना हो जाए। ठीक है, और आगे देखिए, द एक्ट आल्सो अलाउ बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू सेल फाइनेंशियल एसेट्स टू एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। एक और ऑप्शन देता है इसको बैंक वाले और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले को, कि नहीं तो फिर वो एसेट को वो बेच सकते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स को बेच सकते हैं, किसको, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बोला था, यहाँ पे आपको टर्मिनोलॉजी देखने को मिलेगा, फाइनेंशियल एसेट्स। यहाँ पे देखो फाइनेंशियल एसेट बोला, क्या लिखा है, द एक्ट आल्सो अलाउ बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू सेल फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट बेच सकता है बैंक वाले, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले किसको बेच सकता है, फाइनेंशियल एसेट, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को, ARC को बेच सकता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल एसेट क्या होता है, जैसे मैं बोला कि बैंक वाले ने कुछ भी अगर लोन देता है ना बोरोवर को, तो वो लोन अमाउंट को फाइनेंशियल एसेट्स कहा जाता है सरफराइसी एक्ट में। तो ये सब टर्मिनोलॉजी आप याद रखो, हो सकता है MCQ कुछ भी बन सकता है, तो ये भी हो सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके,
आगे देखो, द फाइनेंशियल एसेट कैन बी सोल्ड टू एआरसी इन कंप्लायंस विद द आरबीआई। देखो जो फाइनेंशियल एसेट अगर बेचता है एआरसी को तो वो कंप्लायंस करना पड़ेगा उसको आरबीआई का एंडोंसन एंड रिकमेंडेशन। चलिए आप लोगों के लिए ओवरव्यू में बता दिया। हाँ एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों के लिए, मैंने ना आप लोगों के लिए काफी अच्छा यूजफुल एमसीक्यू बनाया है आप लोगों के लिए फॉर योर प्रिपरेशन। क्रेडिट ऑफिसर का आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हो बैंक ऑफ इंडिया में, बैंक ऑफ इंडिया का एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हो क्रेडिट ऑफिसर पोस्ट के लिए, तो आप लोगों के लिए मैंने बहुत ही ज्यादा स्पेशल एक एमसीक्यू बनाया है। वो एमसीक्यू अगर आप करके जाते हो तो काफी ज्यादा आपको यूजफुल होने वाला और आप काफी अच्छा स्कोर करके आओगे। जैसे देखो मैं आप लोगों के लिए कितना अच्छा मतलब बनाकर लाया हूँ एक पीडीएफ, और इसमें आपको सारा कंटेंट है। तो उसी तरह से आपको मेरा जो एमसीक्यू रहेगा ना उसमें आपको एवरीथिंग विल बी कवर्ड अंडर दैट एमसीक्यू। ओके, और वो एमसीक्यू आप मात्र 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 500 रुपीज में परचेस कर सकते हो। ओनली 500 रुपीज यू हैव टू पे एंड यू विल गेट टोटल एमसीक्यू रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल नॉलेज। जो भी प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे आपके उसमें क्रेडिट ऑफिसर पोस्ट में, तो उसमें एवरीथिंग विल बी कवर्ड अंडर दिस एमसीक्यू। प्रोफेशनल नॉलेज का आपका जो क्वेश्चंस का बात किया जाए तो उसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे प्रोफेशनल नॉलेज से, ठीक है। तो वो प्रोफेशनल नॉलेज का 100 क्वेश्चंस का अगर प्रिपरेशन आपको करना तो ये एमसीक्यू आप परचेस कर सकते हो। इसमें आपको 2000 से ज्यादा ही एमसीक्यू मिलेगा एंड वन लाइनर क्वेश्चंस आपको 200 से ज्यादा वन लाइनर क्वेश्चंस मिलेगा। जहां पे भी मुझे रिकॉर्ड लगता है कि वहां पे एक्सप्लेनेशन देना चाहिए तो वहां पे मैं एक्सप्लेनेशन भी दिया हूं। ओके, जैसे देखिए अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, जीमेल पे है हिमांशु रंजन classes@gmail.com पे। अगर आप कुछ डाउट हो तो व्हाट्सएप भी कर सकते हो 9631474430 पे। ओके, और ये आपको जो एमसीक्यू है ना, ये एमसीक्यू टोटल एमसीक्यू आपको मात्र 500 रुपीज पे मिलने वाला है। अगर आप पोस्ट इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो क्रेडिट ऑफिसर पोस्ट के लिए तो काफी यूजफुल आपके लिए एमसीक्यू रहेगा। परचेस करना है कैसे कर सकते हो आप, जैसे देखिए आपको अमाउंट पेमेंट करना है 500 रुपीज। जब आप पेमेंट करोगे ना 500 उसको स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद आप जीमेल पे भेज देना himanshu.classes@gmail.com पे, या फिर व्हाट्सएप कर देना 9631474430 पे। उसके बाद हम लोग कंफर्म कर देंगे कि पेमेंट हम लोग को रिसीव हो गया। उसके बाद हम लोग आपको पोस्टल बैंक भेज देंगे, ठीक है। आपके मेल पे भेज देंगे हम लोग पोस्टल बैंक, ठीक है। आपको पेमेंट कैसे करना है, पेमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है। आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, d.k.r629 पे पेमेंट कर सकते हो, या फिर आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे कर सकते हो। उसका नंबर दिया है 6291125182। सो वेरियस टाइप्स ऑफ मोड्स आपके लिए दिया हुआ है। आपको जैसे भी इजी लगता है उस मोड से आप पेमेंट कर सकते हो और आपको एमसीक्यू मिल जाएगा। ये आपके एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन से बनाया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ क्रेडिट ऑफिसर। ये एमसीक्यू तो काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। अगर आप इसको अगर प्रिपरेशन कर लेते हो इससे तो आप डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करके आओगे अपने एग्जामिनेशन में। ओके, नोट नो अमाउंट फंडेड। जैसे कि बात किया जाए एमसीक्यू का तो 2000 से ऊपर एमसीक्यू है, वन लाइनर क्वेश्चन 200 से ऊपर है। तो एमसीक्यू अगर आप कवर अप कर लेते हो तो काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। ओके, चलिए बात करते हैं, फिर से टॉपिक पे आते हैं। देखिए बताना भी जरूरी है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग टीचर लोग कितना मतलब बहुत सारे टीचर लोग कितना कितना पैसा ले रहा है आपसे, उतना ज्यादा चार्जेस देकर के क्यों पढ़ाई करोगे। आप लोग के लिए मैंने डिसाइड किया है कि एवरी डे आई विल गोइंग टू अपलोड कुछ स्पेशल वीडियो जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी यूजफुल रहेगा। और अगर आप मेरा एमसीक्यू भी कर लेते हो, अगर दोनों आप कर लेते हो, वीडियोस भी देखते हो डेली, और अगर वो एमसीक्यू भी अगर कर लेते हो, वो एमसीक्यू आपको परचेस करना पड़ेगा। वो एमसीक्यू आपको मात्र 500 में मिल रहा है। वो एमसीक्यू भी अगर आप परचेस कर लेते हो, अगर उससे पढ़ाई कर लेते हो तो आपका एग्जामिनेशन काफी अच्छा जाने वाला है। ओके, चलिए बात करते हैं, फिर हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं। फिर एम ऑफ द सरप्राइजी एक्ट। सरप्राइजी एक्ट का एम क्या है, सरप्राइजी एक्ट का एम क्या है। द सरप्राइजी एक्ट हैज टू मेन ऑब्जेक्टिव। सरप्राइजी एक्ट का अगर एम का बात किया जाए तो ऑब्जेक्टिव का बात किया जाए तो उसके पास दो ऑब्जेक्टिव है सरप्राइजी एक्ट को लाने के लिए, ठीक है। सबसे पहला क्या है कि रिकवरी द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक नॉन परफॉर्मिंग एसेट इन ए टाइमली एंड इफेक्टिव मैनर। इससे देखो बैंक वाले और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले का जो एनपीए होता है उसको टाइमली रिकवर करने के लिए लाया गया, ठीक है। या फिर allow financial institution and bank to sell residential and commercial assets to auction if a borrower default on his or her debt, ठीक है। अगर और अलाउ करता है इसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक वाले को वो रेसिडेंशियल या फिर कोई भी कमर्शियल एसेट अगर बरोवर अगर रखा था सिक्योरिटी के लिए तो उसको बेच सकता है ऑप्शन में, ठीक है, अगर वो डिफॉल्ट करता है तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और आपको बन सकता है एमसीक्यू में कि सरप्राइजी एक्ट डज नॉट अप्लाई टू। सरप्राइजी एक्ट कहां कहां अप्लाई नहीं होता है, तो रीजनल रूरल बैंक में नहीं अप्लाई होता है। रूरल मतलब कि रूरल रीजनल बैंक में सरप्राइजी एक्ट डज नॉट अप्लाई। नेशनलाइज्ड बैंक में डज नॉट अप्लाई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स एप्लेट्स, ये नाम आप याद रखिएगा, हो सकता है एमसीक्यू में क्वेश्चंस आ सकते हैं।
ठीक है, चलिए बात किया जाए फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल। चलो यह चीज बता दूं यहाँ पे, स्पेशल पर्पस व्हीकल, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी सब एक ही है पर नाम अलग अलग है, समझे? मतलब ये चीज एक है पर नाम अलग अलग है, कंफ्यूजिया मत जाना, ठीक है। स्पेशल पर्पस व्हीकल, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी और रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, मतलब कि स्पेशल पर्पस व्हीकल उसी को बोला जाता है, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी उसी को बोला जाता है, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी उसी को बोला जाता है, समझे? चलिए आगे आते हैं। रजिस्ट्रेशन देखो, जैसे क्या बोला था ना, ऊपर देखा था, ओवरव्यू में बताया था ना आप लोगों को, याद होगा कि बैंक वाले अपना जो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं ना, वो किसको बेच सकते हैं? एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच सकते हैं, ठीक है। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच सकते, तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कौन खोलता है, कितना उसको नेट आउट फंड होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ। चलिए बात करते हैं इसके ऊपर। रजिस्ट्रेशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, देखिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी सेल कॉमन्स और कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन और एसेट रिकंस्ट्रक्शन विदाउट ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन, विदाउट ऑब्टेनिंग ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड अंडर दिस सेक्शन हैविंग नॉट। देखो उतना इंग्लिश में जाओ मत, सीधा सीधी इतना याद रखो। सिक्योरिटाइजेशन कंपनी जिसको खोलना है, मतलब कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जिसको खोलना है, उसको हैविंग, उसको कम से कम उसको पास होना चाहिए हैविंग नेट ऑन फंड शुड बी कितना 100 करोड़ और मोर, कम से कम उसके पास 100 करोड़ 100 करोड़ और मोर होना चाहिए नेट आउट फंड। ओके, नेट आउट फंड कितना होना चाहिए? 100 करोड़। तो ये बात याद रख लो, एमसीक्यू आ सकता है, नेट आउट फंड 100 करोड़ और मोर, ठीक है। सच अदर हायर अमाउंट एज द आरबीआई, मतलब रिजर्व बैंक में भी नोटिफिकेशन, मतलब देखिए अगर हो सकता है रिजर्व बैंक को लगे कि नहीं इसे बढ़ाना चाहिए, तो वो बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो अभी अगर बात किया जाए नेट आउट फंड तो कितना है? 100 करोड़। नेट आउट फंड कितना है? 100 करोड़। तो एमसीक्यू में बन सकता है, इसको याद कर लो। रजिस्ट्रेशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, चलिए फिर गॉड एवरी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी शेल मेक एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन टू द रिजर्व बैंक इन सच फॉर्म। देखिए, और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को जब अपना रजिस्ट्रेशन लेना होता है, मतलब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन लेना होता है एआरसी को, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को, तो किसको अप्लाई करता है? वो करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, जो भी फॉर्मेलिटीज होता है वो निभाता है, करता है, तभी तो उसको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। ओके, तो रजिस्ट्रेशन का बात किया जाए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या था कि जो नेट आउट फंड है वो 100 करोड़ होता है। देखिए मैंने जो ये बनाया है ना पीडीएफ, तो इतना रेलिवेंट, इतना मैं चुन चुन के बनाया हूँ कि देखिए अगर सरप्राइज एक्ट अगर आप पढ़ने बैठोगे ना, सरप्राइज एक्ट अगर पढ़ने बैठोगे तो पता चलेगा कि 2 दिन तक सरप्राइज एक्ट पढ़ते रहोगे। तुमको क्या लगता है कितना इतना थोड़ी ना पूछता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो। जैसे देखो पहले मैं बता दिया आपको कि सरप्राइज एक्ट होता क्या है, देखो उसको बेसिक भी समझो। कोई भी अगर एक्ट पढ़ रहे हो तो उसका मतलब समझो, ऐसा नहीं कि हाँ ये इतना इतना इतना, अरे ऐसे याद कर लोगे तो क्या होगा, कुछ पता नहीं चलेगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन घुमा दिया, अगर थोड़ा सा पूछ दिया, मतलब दिमाग वाला क्वेश्चन, तो फंस जाओगे फिर उसमें। तो क्या है कि कोई भी अगर आप एक्ट पढ़ रहे हो तो पहले उसके बारे में पढ़ो, क्योंकि एक्ट बोलता क्या है, एक्ट के बारे में समझ गया कि हाँ एक्ट बोलता क्या है, एक्ट किस लिए लाया गया, उसके बाद समझो कि एक्ट कहाँ कहाँ नहीं लग सकता है, ठीक है। उसके बाद समझो कि एक्ट कहाँ कहाँ नहीं लग सकता है, और फिर ये एक्ट में क्या क्या है, उसके बाद इसे सब जानो। तो एक्ट अगर किसी भी एक्ट अगर आप पढ़ते हो तो इसके बारे में सारा कुछ पढ़ो, ताकि एग्जामिनेशन में कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप इजिली सोल्व कर पाओ। ओके, तो जैसा कि मैं बोला आपको कि मेरा जो एमसीक्यू है उसमें एवरीथिंग कवर है। अगर आप क्रेडिट ऑफिसर का जो एग्जामिनेशन होने वाला बैंक ऑफ इंडिया का, अभी भी आपके पास 1 महीना समय है, आप अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करिए, डेफिनेटली यू विल स्कोर वेल इन योर एग्जामिनेशन। ओके, अब वो एमसीक्यू आप परचेस कर लीजिए। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि आप कितना में, आपको 500 रुपीज, बस 500 रुपीज क्या है यार, आप लोग बाहर जाते होगे 500 रुपया का इधर उधर खाओ के, मतलब पार्टी उटी कर करके खत्म कर देते हो 500 रुपया। 500 रुपया अगर आप खर्च करते हो, वो ये कितनी बड़ी एग्जामिनेशन में का प्रिपरेशन के लिए 500 रुपया, अगर 500 रुपये में अगर आपका प्रिपरेशन हो जाता है, 500 रुपया अगर प्रिपरेशन हो जाता है तो इससे अच्छा क्या है। तो वो एमसीक्यू का परचेस कर सकते हो। ओके, तो आज वीडियो यहाँ तक रखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, डेफिनेटली अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मैं जो पढ़ाया आपको लिए बहुत यूजफुल हुआ होगा, आपको ऐसा लगा कि हाँ ये वीडियो काफी यूजफुल था, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।